गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की, जहां पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल विपक्ष जिस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की बात कर रहा था और लेकर आया भी, और जब वो अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जाता है तो हंगामा होता है, और जब चर्चा 10 घंटे होती भी है तो उसमें 50 सांसद वोट तो करते हैं। इसके साथ ही सियासी अखाड़े में, सियासी घेरे में न सिर्फ स्पीकर ओम बिरला को खड़ा किया जाता है, बल्कि इसके साथ ही जो निशाना है वो स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ डिप्टी स्पीकर के पद पर भी आ जाता है। विपक्ष सवाल खड़े करता है कि डिप्टी स्पीकर का पद अभी तक खाली क्यों है, जबकि ओम बिरला का ये दूसरा कार्यकाल है। तो विपक्ष जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल दाग रहा है, क्या इससे पक्ष बनाम विपक्ष की एक नई राजनीतिक लड़ाई शुरू होने जा रही है? क्या ये सिर्फ एक सियासी ट्रेलर है? असली पिक्चर भविष्य को लेकर अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर पक्ष ने एक नया राग छेड़ दिया है नेता प्रतिपक्ष को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, कि जब देखो वो विदेश चले जाते हैं। जब भी संसद का सत्र होता है तो वो विदेश दौरे पर होते हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रियंका गांधी को होना चाहिए था, तो क्या इसके पीछे भी कोई सियासी रणनीति है? तमाम पहलू हैं जिन पर आज करने वाले हैं हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले देखिए संसद में किस तरीके से गहमा गहमी का दौर रहा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैंने अपनी बात यहाँ पे रखी, आपने हमें इसकी अनुमति दी। इसके पश्चात भी कि हमने आर्टिकल 96 का ये हमने उल्लेख किया कि जब स्पीकर का रिमूवल का मोशन होता है तो वो प्रिसाइड नहीं कर पाता, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कौन से व्यक्ति चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हो रहा है, आज तक हमें हाउस में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। और बार बार ये हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के भाषणों को रिकॉर्ड से एक्सपंज किया जा रहा है बार बार, और बार बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष के जो सांसद, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री है, उनके प्रति जो आलोचना करते हैं, जो शर्मनाक बातें करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड पे रहते हैं। तो इस प्रकार की इंपार्शियलिटी हमारे सदस्य, हमारे लोकतंत्र मर्यादा के लिए उचित नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सदन की संचालन हो रही है उसके खिलाफ और सदन की मर्यादा के हित में हमने इस मोशन को आज हमने समर्थन किया हुआ है। ये चाहते हैं कि स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यह कुर्सी में कौन बैठेगा ये भी ऑपोजिशन तय करना चाहते हैं। सभापति महोदय, आज दुख इस बात का है कि इस रेजुलेशन पे जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो प्रिसाइड करने के लिए ओम बिरला जी कुर्सी में नहीं बैठे हैं। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो, चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। और मैं तो छोटे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा सांसद विपक्षी दल के लोग मुझसे मिले हैं और कहा है कि हम ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है, लेकिन हम राजनीति मजबूर हैं। कांग्रेस ने जो जिद पकड़ा है हम लोग मजबूरी से कर रहे हैं। ये क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। ये चर्चा नहीं हुई है और ये लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने सदन को कमज़ोर कर दिया है, ये किया है, वो किया है। असलियत ये है कि प्रेशर इन्होंने डाला है स्पीकर पर। असलियत ये है कि उनकी स्वतंत्रता इन्होंने ख़राब की है, इन्होंने ख़त्म की है, कि हर संस्था को ख़त्म करने वाले ये हैं। हम तो संस्थाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहाँ भी जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, हम ये संस्थाओं को बचाने के लिए कह रहे हैं।
क्योंकि वो संस्थाएं निष्पक्ष रही नहीं जिन पर आधारित हमारा लोकतंत्र है। तो अब कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहले वो सुलगते सवाल आपके समक्ष हम रख देते हैं एक एक कर जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होगी। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक प्रतीक या हंगामा सबूत कि विपक्ष खुद बहस से बच रहा था? क्योंकि जब कल भी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव तो ईरान इजराइल जंग पर हंगामा हो रहा था। क्या लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखना ही असली संवैधानिक संकट है? क्योंकि यहाँ पर निशाना अब डिप्टी स्पीकर का पद भी आ गया है। तीसरा सवाल, क्या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में सरकार पर राजनीतिक अविश्वास जताने का नया संसदीय तरीका बन गया है कि हमें सरकार पर भरोसा ही नहीं है? चौथा सवाल, क्या संसद की कार्यवाही अब प्रक्रियात्मक लड़ाई बन गई है? क्योंकि स्पीकर से डिप्टी स्पीकर पर भी ये लड़ाई आ गई है। पांचवा सवाल, क्या संसद का टकराव आने वाले चुनावों से पहले सत्ता बनाम विपक्ष की एक बड़ी लड़ाई का संकेत है? क्योंकि इससे है वो भी तय होती हुई दिख रही है कि किस तरीके से पक्ष विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगते आए हैं। लेकिन अब नेताओं को लेकर भी कि किस पद पर कौन होना चाहिए, किस पद पर कौन नहीं होना चाहिए, पक्ष जिस तरीके से कहता है कि नेता प्रतिपक्ष प्रियंका गांधी को होना चाहिए था, क्या कांग्रेस के अंदर ही एक खींचतान, अंदरूनी खींचतान पैदा करने की कोशिश या फिर एक चिंगारी छोड़ने की कोशिश पक्ष यानी कि बीजेपी इस बहाने कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं? उधर विपक्ष जिस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहता था, चर्चा करने के इससे पहले दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से ईरान इजराइल जंग के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाता है। तो ये जो हंगामा था, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई है कि पक्ष को बोले नहीं देना है या पक्ष पर सवाल दागने हैं, हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार एक सियासी घेरे में आ जाए और सवालों के घेरे में आ जाए? तो इन तमाम पहलुओं पर आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे जो इस चर्चा का हिस्सा होंगे। एक एक कर उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। अमरदीप त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि पक्ष की तरफ से सबसे पहले बात करते हुए अमरदीप त्रिपाठी जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, अब बार बार आरोप लगते हैं कि सरकार पक्षपात कर रही है, जो स्पीकर हैं ओम बिरला वो पक्षपात करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से सदन में आज एक बार फिर से रिपीट किया जाता है कि स्पीकर ओम बिरला है, इस बात पर गर्व है क्योंकि वो एक बेहतरीन स्पीकर हैं, इस बात का गर्व किया जाता है, इस बात को रिपीट किया जाता है। तो क्या ये जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं सब हवा हवाई है सरकार को घेरने के लिए? क्या ये सिर्फ एक बहाना है? क्या तर्क इस पर आपका है? देखिए मोनिका जी, स्पीकर पर कुर्सी पर बैठे हुए चाहे ओम बिरला जी हो गए, चाहे उनकी अनुपस्थिति में डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी हो गए, दोनों लोग जो है भारतीय राजनीति के बहुत वरिष्ठतम चेहरे हैं और बहुत सुलझे हुए हैं। उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पक्ष और विपक्ष को कैसे चलाना है या स्पीकर की कुर्सी पर बैठ के अपनी बात को कैसे रखना है। मुझे लगता है जिस प्रकार से विपक्ष के सांसदों के द्वारा निरंतर हंगामा किया जाता है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, लोकतंत्र में प्रस्ताव लाना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, एक विपक्ष का अधिकार है और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है। लेकिन फिर अमरदीप जी एक बात बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि विपक्ष ये सियासत के लिए कर रहा है तो विपक्ष ने आज एक बार फिर से संसद में इस बात को रिपीट किया, कांग्रेस की तरफ से रिपीट किया गया, गोगोई जी ने रिपीट भी किया कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। 2 बार उनका माइक बंद किया गया। केसी वेणुगोपाल जब बोल रहे थे तब भी उनका माइक बंद कर दिया गया। अगर एक किताब राहुल गांधी लेकर आते हैं तो फिर बीजेपी भी उसके जवाब में कई ऐसी किताबें लेकर आती है जो कि भारत में बैन है। और कोई एक ऐसा नाम मुझे बता दीजिए पक्ष के नेता का जिनका स्पीकर बंद किया गया हो इतिहास में कभी, या फिर कभी ऐसी चर्चा हुई हो कि पक्ष के इस नेता का माइक जो है वो बंद कर दिया गया। देखिए मोनिका जी, जिस प्रकार से विपक्ष के सांसद के द्वारा जिस प्रकार से सदन की गरिमा को तोड़ा जाता है, ऐसा कभी पक्ष के सांसदों के द्वारा किया भी नहीं जाता है। आपको याद दिलाना चाहूँ, दिसंबर 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान जिस प्रकार से सदन की मर्यादा को तार तार करने का कार्य किया गया,
अंतर्गतवा जो है 146 सांसदों का निलंबन किया गया स्पीकर के द्वारा, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। बार बार विपक्ष के सांसदों के द्वारा जिस प्रकार से स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचना, माइक को तोड़ना, इस विपक्ष के कोई भी सांसद के द्वारा इतना अमर्यादित व्यवहार सदन के अंदर नहीं किया जाता है। तो ये पहले जो है अपनी कार्यशैली को सुधारें। हाँ। सदन की गरिमा को समझना बहुत जरूरत है। विपक्ष के सांसदों को जनता भी चुन के भेजी है सदन के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से अमर्यादित व्यवहार करते हैं, सदन की गरिमा को तार तार करने का कार्य करते हैं, उस लोकसभा क्षेत्र के जनमानस को भी पीड़ा होती है कि हमारे सांसद कैसे हैं जो सदन की गरिमा को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि विपक्ष अपनी कार्यशैली नहीं देखता है और सिर्फ सवाल खड़े करता है पक्ष पर, यह आपका कहना है। डॉक्टर रत्ना पांडे इसका बखूबी जवाब देंगी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे, कार्यशैली विपक्ष अपनी नहीं देखता है, गिनाने को बहुत सारी चीजें गिना दी जाती हैं जो कि आज संसद में गिनाई भी गई। अमरदीप त्रिपाठी जी भी जिस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन अपनी कार्यशैली आप नहीं देखते हैं। बीते दिन भी यही हुआ कि चर्चा अगर अविश्वास प्रस्ताव पर होनी थी और जिसके लिए कहा भी जा रहा था कि चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हंगामा ईरान इजराइल जंग पर हो रहा था। विदेश मंत्री भी जवाब दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके हंगामा हो रहा था। तो जब विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं तो विपक्ष सुनता नहीं है, हंगामा करता है। उसी मुद्दे पर तो जवाब दे रहे थे ना, आज भी हंगामा होता है। तो क्या हंगामा सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है कि हमें तो भाई शोर मचाना ही मचाना है? आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि रणनीति किसकी क्या है, ये तो प्रधानमंत्री जी आके बताए ना देश को। आज घरेलू गैस का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। अभी 3 दिन पहले हरदीप सिंह पुरी जी ने एकदम अच्छे तरीके से होश में कहा कि 74 दिन का एनर्जी सेफ्टी है भारत के पास। आज त्राही है, कल होटल बंद हो गए, पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, हम सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, हम सिर्फ हंगामा मचा रहे हैं। तो ये सब क्या है? देश त्राही कर रहा है। सिर्फ जो एक कहावत है ना कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, देश बंसी बजा रहा है। और शायद एप्स्टीन में जो लिखा गया है कि इजराइल जाके नाचते थे, वही कुछ हो रहा है। संसद को बताते क्यों नहीं? वही देश आप बात कर रही है ना, हर लोकसभा का प्रतिनिधि यानी इतने सारी जनता के प्रतिनिधि हैं, बताइए ना कि भारत के पास कितनी एनर्जी सेफ्टी है, क्या हमारा बैकअप प्लान है? विश्व तृतीय युद्ध की तरफ अगर बढ़ रहा है तो भारत का स्टैंड क्या है? क्या बताने में दिक्कत है प्रधानमंत्री जी को? दुनिया भर का राग इस समय चुनाव की उन्हें चढ़ी हुई है। तो कल विदेश मंत्री ने जवाब दिया तो सारा, विदेश मंत्री का अगर ये डिपार्टमेंट है रत्ना जी, तो कल विदेश मंत्री ने सदन में सारी बातें रखी तो नहीं, उनकी बातें उनकी सच्चाई से मैच कब करती हैं? डेटा मैनिपुलेट कर कुछ भी बोल देना, झूठ फरेब बोलना, आंखें बंद करके आपको लगता है कि बाहर सूर्योदय नहीं होगा, तो ये इनका मिसकंसेप्शन है। साफ बताते क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री देश को इस संकट की और आशंका की स्थिति में, जब हर व्यक्ति के मन में ये चल रहा है कि इजराइल और एक ईरान में इतना व्यापक युद्ध है, सारी तरीके से होमरूज बंद हो चुका है, तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरी दुनिया पर प्रभाव है। ये बैठ के डमरू बजा रहे, कोई प्रभाव नहीं। घरेलू गैस खत्म हो गई भारत में। आप तो चिल्ला रहे थे 25 दिन है, आज कहाँ है प्रधानमंत्री जी? क्यों जिम्मेदारी लेके हरदीप पुरी आज नहीं बोल रहे? इसलिए आपको विपक्ष के सवाल, क्योंकि उनका जवाब नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, तो आपको शोर और हंगामा लग रहा है। मैं भी पूछ रही हूँ, मैं आम जनता की हैसियत से पूछ रही हूँ, मेरे प्रधानमंत्री जी मुझे गैस दे दे। सिलेंडर मैंने सुबह बुक कराया, कहा जा रहा है कि जब तक अवेलेबिलिटी नहीं है कोई बुकिंग नहीं ली जाएगी। आप बताइए मैं क्या करूँ? मेरे घर का खाना कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री जी मुझे जवाब दे, छोड़िए। अमरदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, कम शब्दों में जल्दी जवाब दीजिए। अनम्यूट कीजिए पहले, अमरदीप त्रिपाठी जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। जल्दी जवाब दीजिए। देखिए मोनिका जी, कांग्रेस की प्रवक्ता सफेद झूठ बोलने का कार्य कर रही हैं टीवी चैनल पर खुलेआम। आप कहीं भी आप ट्राई कर लीजिए, जहां पर जो है
जरूरत है गैस की, पर्याप्त मात्रा में मुझे लगता है गैस जो है त्रिपाठी जी आज तक देख के आए होंगे, राष्ट्रीय चैनल्स देखिए, आज तक दिखा रहा है क्या धूप मची हुई है। देखिए आपके टीवी चैनल पर कुशासन झूठ बोलना और सदन के अंदर जाकर हंगामा आपके करना, ये देखिए compromised कांग्रेस PM, का चाल चरित्र चेहरा ये है। है आपका कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम और ये है आपकी अरे रणनीति। कॉम्प्रोमाइज और ये पीएम कर रहे देखिए हैं राहुल गांधी की तरह, राहुल देखिए लोकसभा में अरे जवाब देखिए, दीजिए, लोकसभा पत्ती में दिखाने जवाब से काम दीजिए, नहीं चलेगा। लोकसभा में जवाब पत्ती दिखाने दीजिए। से काम नहीं एनर्जी चलेगा। डेफिसिट पर पत्ती बोलिए, दिखाने से, अरे जवाब पत्ती दीजिए, दिखाना आप राहुल किस गांधी पॉइंट को से क्यों भाग दिखाइए, रहे हैं? राहुल अडानी गांधी के को पीछे दिखाइए छुपना क्यों पड़ जो रहा है? विदेशों में जाकर हरदीप भारत सिंह का पुरी सर नीचा नाम है। करने का कार्य आपके करते पास हैं, अडानी भारत के कोई नहीं लोकतंत्र को मान कमजोर जाएगा। बताने का एनर्जी कार्य डेफिसिट करते है हैं, देश भारत। विरोधी आप बातें करते compromised हैं। हैं। अपने नेता आपने राहुल देश गांधी को को तख्ती compromise दिखाइए, कर रखा है। अपने आपके नेता पास राहुल कोई गांधी को देश विरोधी अधिकार बोलिए। नहीं बचा है प्रधानमंत्री बने रहने का। देखिए प्रधानमंत्री सफेद पद झूठ से बोलने का इस्तीफा कार्य दीजिए। ये जो हंगामा होता है, इस हंगामे की ये जो हंगामा होता है ना, अमरदीप जी, रत्ना जी सुनिए, अमरदीप जी, रत्ना जी सुनिए, सुनिए, ठीक है, दोनों सुन लीजिए, दोनों को कह रही हूँ, दोनों को कह रही हूँ। ये जो हंगामा होता है ना, जो अभी आप दोनों कर रहे हैं, इससे असल जो मुद्दा है, असल जो बात है वो रह जाती है। वही अक्सर सदन के भीतर भी होता है, सदन के भीतर भी यही तस्वीरें हंगामे की आती हैं। करुण सिन्हा को कहने वाले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। सिर्फ इस्तीफा चाहता है विपक्ष और देश, क्योंकि हमें जिस तरीके की असुविधा और असुरक्षा में डाल रखा है मोदी जी ने, किसी दिन किसी चीज की गारंटी नहीं है कि हमारे देश में क्या होगा। जनता का मूड 150 से ज्यादा बार आपको अपमानित कर चुका है। मेरे देश की संप्रभुता आपने ट्रंप के पास गिरवी रख दी है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है, उनका भी पक्ष यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, इस हंगामे से परे, इस हंगामे से परे जरा मुद्दे पर वापस आते हुए कपिल श्रीवास्तव जी से मैं सवाल लेना चाहती हूँ। ठीक है, और क्यों ट्रंप के दबे हुए रत्ना जी, ये जो हंगामा होता है, कई बार ऐसा महसूस नहीं होता कि सदन के भीतर भी इस तरीके से जो हंगामा होता है, तख्तियां लेकर या बाहर खड़े होकर या वॉकआउट कर कर, इससे विपक्ष खुद अपना बोलने का मौका छोड़ देता है। बीते दिन भी जो हुआ, वॉकआउट हो जाता है, तो वॉकआउट के जरिए, हंगामे के जरिए विपक्ष खुद अपना बोलने का मौका छोड़ देता है। मोनिका जी, जिस समय क्वेश्चन लिस्ट किया जाता है पार्लियामेंट के लिए, उसमें आज तक प्रधानमंत्री जी ने लिस्टिंग में ये लिखा ही नहीं कि आज देश का प्रधानमंत्री ईरान इजराइल युद्ध के बारे में देश को अवगत कराएगा। बताइए किस लिस्टिंग हुई है? कल हुई थी क्या? रत्ना पांडे आज हुई जी, थी क्या? रत्ना पांडे जी अगर सुनिए, लिस्टिंग रत्ना थी, पांडे जी एक सेकंड, एक बात बताइएगा मुझे, जितनी मुझे जानकारी है, चलिए उस लिहाज से मैं पूछ लेती हूँ, जितनी मुझे मेरी मेमोरी बीते सालों की याद आ रही है मुझे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या हर एक चीज पर, हर एक मुद्दे पर खुद आके कभी बयान दिया था, या फिर हर एक टॉपिक पर, हर एक मुद्दे पर वही आगे आकर बयान देते थे, या फिर उनके कैबिनेट के जो मंत्री थे अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर वो आगे आकर बयान देते थे? ये मुझे बिल्कुल बता सही दीजिए। सवाल पूछा। शुक्रिया। ये सवाल नहीं, ये देश का नमूना है। हमने नमूना प्रधानमंत्री बनाया, जो रेल का झंडा भी प्रधानमंत्री दिखाएगा, शौचालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेगा, सेना पे भी प्रधानमंत्री खड़ा होगा, नाचने गाने इजराइल भी प्रधानमंत्री जाएगा। तो ये 24 आवर्स हमने जो इंटरटेनमेंट प्रधानमंत्री नियुक्त किया है ना, पिछले 14 साल से भारत केवल यही देख रहा है, 12 साल से। मैडम, जनता कि ने हमने नियुक्त एक किया है, entertainment मुझे channel ऐसा खोल लिया लगता है। है। सुनिए, उनका आप बहुत कोई आरोप भी जरूर लगा मंत्री- देंगी, मैं प्लीज यहाँ कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री पक्ष के की लिए बात कह ही रही नहीं कर रही हूँ। हूँ। हाँ, मैं आपको कहूँ, मैं देश के मैं भी प्रधानमंत्री आपको के लिए यही बात जवाब कर दे रही रही हूँ हूँ। अभी कि त्रिपाठी हमें जी ने प्रधानमंत्री कहा था- के लिए सम्मानजनक त्रिपाठी जी शब्दों ने का कहा था इस्तेमाल कि करना विपक्ष को चाहिए। चेहरा देखना चाहिए। ठीक है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और इसी बीजेपी के रत्ना जी, विपक्ष मुझे में ऐसा लगता है मनमोहन हमें अपने सिंह जी देश के साथ प्रधानमंत्री के पेपर लिए, फाड़ चाहे रहे वो थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, या फिर कोई अन्य प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी जी हो, कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, हमें हमेशा उनके लिए सम्मानजनक वर्ड्स का, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी तरफ से नहीं आते हैं। ठीक है, कपीश जी भी वेट कर रहे हैं। सम्मान अर्थ किया जाता है। भारत के किसी प्रधानमंत्री का नाम पीडोफाइल व्यक्ति के दोस्ती में नहीं आया आज तक। ठीक है, आप कपीश, बताइएगा कभी इतिहास पढ़ के कपीश जी के कितने पास में लोग जाएंगे। एक यौन ठीक है। शोषक के साथ खड़े थे। ठीक है, आप पहले कपीश जी के पास में जाती हूँ। ये एप्स्टीन फाइल्स, ठीक है, एप्स्टीन फाइल्स पर सरकार जवाब दे चुकी है, बार बार एप्स्टीन फाइल्स का राग रोजाना यही अलापा जाता है। क्या आपके पास फुल ऑन प्रूफ है? हर एक चीज का जब प्रूफ नहीं होता, अगर राग है, ठीक है, हाँ, फुल ऑन प्रूफ है मैडम। 14 बार हरदीप
करते थे। उन्होंने उस वक्त जवाब तो दिया वो था, भारत सरकार के जवाब मिनिस्टर भी दिया नहीं था, थे। जवाब आया था कुछ जवाब हरदीप नहीं पुरी दिया, का। सब लीपअप होती है, सब लीपअप होती है। ठीक हिमानी है, पुरी को तो ये इतना विपक्ष कह रहा है, डॉक्टर समय संजय मैम का मैम बोलना और भी है। मेहमान वेट कर रहे रत्ना हैं। पांडे जी से पूछ लीजिए, थाईलैंड क्यों जाते हैं राहुल गांधी, पटाया क्यों जाते हैं राहुल गांधी, बैंकॉक क्यों जाते हैं, सिक्योरिटी को चकमा कोई देकर absent विदेश में फाइल क्यों नहीं जाते हैं बनी राहुल है। ठीक है। आप भी व्यक्तिगत घूमने पता जाइए चला ना। 4 साल बाद कुछ आ गया absent निकल के। फाइल इस में कपीश जी के पास मैं कांग्रेस मूव ऑन का करना एक चाहती हूँ, बहुत कार्यकर्ता देर से वो संयम के साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस का एक लौटेंगे आप दोनों के कार्यकर्ता पास। भी रत्ना जी प्लीज रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, सनातन रत्ना जी धर्म की प्लीज यात्रा रिक्वेस्ट है, करते हैं। कपीश जी के पास जाना चाहती हूँ, बहुत कांग्रेस संयम से सनातन इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। करते गए थे। रत्ना जी प्लीज मदद कपीश जी कर से भी रहे हम थे सवाल ले लें। इजराइल के ओके ओके रुकिए, पर। आपकी बारी दोबारा और आएगी, शर्म दोबारा नहीं आती बोलिएगा। है। ठीक है, आपकी बारी दोबारा आएगी, दोबारा बोलिएगा। कपीश जी के पास भी रुक करना चाहते हैं, हम बहुत संयम से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और भी मेहमान हैं पैनल में। कपीश जी, अविश्वास प्रस्ताव लाती है विपक्ष, जिसमें आप भी हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी भी है, तो क्या ये जो समर्थन हो रहा है इसे हम एक विपक्ष का नया शक्ति संतुलन कहें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से साथ है, इसे एक नया शक्ति संतुलन कहा जाए? इससे संतुलन की बात नहीं है। जब विपक्ष में हम हैं और उन तथ्यों से अवगत और सहमत हैं, तो हम अपने विपक्ष के साथ खड़े, और खड़े होना भी चाहिए। ठीक। दो एक बात पहले इधर उधर की जो तमाम बातें आप लोगों के बीच में हुई है कह लूं, फिर उसके बाद मैं पार्लियामेंट पे ही बोलूं। मैं एक चीज तो ये कह दूं कि देखिए, विपक्ष को ये हिदायत देना कतई बंद कर देना चाहिए, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री के पद पर थे और यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो उनको गूंगा प्रधानमंत्री, रिमोट से चलने वाला प्रधानमंत्री, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो बाथरूम में कैसे ये सब झांका ताकी करा करते थे। तो कृपया कम से कम विपक्ष पे ऐसे आरोप ना लगाएं। जब हमारा मुखिया ही वर्तमान समय में इस स्तर पे आकर के बात करते हैं, तो आप फिर दूसरों के ऊपर क्या उंगली उठाएं? हम लोग तो उस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं। आप देखिए कि जो बहुत हद तक नीचे गिर करके बातें की गई हैं, हम नहीं कह सकते। अब हम एक बात कहें, देश के अंदर संविधान है, संविधान के तमाम आर्टिकल्स इसीलिए दिए गए हैं कि हमारा देश उन आर्टिकल्स के मुताबिक ही चले। अब अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो वो एक लोकतंत्र का टूल है। ये दुनिया जानती है और सब लोग जानते हैं कि किसकी बहुमत है और किसकी सरकार चल रही है। विपक्ष सब कुछ एक होकर के 100% की वोटिंग करेगा तो भी क्या होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद या उनके साथ देने वाले सांसद अपनी आत्मा की आवाज सुन करके अगर हमारे साथ खड़े होंगे, तभी कुछ आप कायाकल्प देख सकते हैं। विपक्ष 4 बार इससे पहले भी तो आया है, कभी तो विश्वास प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास नहीं हुआ। लेकिन ये लोकतांत्रिक टूल है। जब कोई अति हो जाती है सत्ता पक्ष के समर्थन में किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि निष्पक्ष कुर्सी पर माना जाता है, और मैं क्यों कह रहा हूं, अभी हमारे मित्र ने बड़ा अच्छी बात कही कि विपक्ष के 100 से 120 से ज्यादा सांसद को एक बार में ही सस्पेंड कर दिया। रमेश भिधूड़ी को क्यों नहीं किया? रमेश भिधूड़ी 5 मिनट भी सस्पेंड किया। अब मैं वो शब्द लूं, कहिए तो मोनिका जी वो शब्द कहूं जो रमेश भिधूड़ी ने संसद में कहे थे। आप अगर अलाउ करेंगे तो मैं कह दूंगा। सर, अगर गंदे शब्द हैं तो जनता देखती है। अगर आपने सुना होगा कटवा भणवा ये सब कहा था उन्होंने, टेररिस्ट कहा था, आतंकवादी कहा था एक सांसद। और ये जो दोनों शब्द कहे हम फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि इतने निचले स्तर के शब्द हैं। उसके बाद भी ओम बिरला जी हंस रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम ऐसी बार कार्रवाइयां जो उनको अपने पक्ष, मीरा कुमार ने 70 से ज्यादा लोगों को सस्पेंड किया था। अब आपको ये जर होगा में से 45 सांसद कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस के समय की जो है वो हमारी लोकसभा अध्यक्षा थी। इससे पहले भी तमाम आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। ओम बिरला ने अगर एक भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद को सस्पेंड किया हो, मान लूंगा कि न्याय हुआ। देखिए एक बात बताएं, पीएन जस्टिस भगवती ने एक बात स्पष्ट रूप से अंकित की और नजीर बना है। वो नजीर इस बात की है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि परिलक्षित होनी चाहिए कि न्याय हुआ है।
यानी न्याय करते समय जो आप वर्डिक्ट देते हैं उनके तथ्यों के बारे में बताते हैं, पर पत्रावलियों में जो हमने साक्ष्यों का परिशीलन किया वो क्या क्या था और इस आधार पे हम ये जजमेंट दे रहे हैं। ओम बिरला जी ने बताया कि वो किस आधार पे देते हैं कि एक साथ 140 सांसदों को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं, और वो भी सब विपक्ष के, एक विपक्ष के लिए नहीं। अरे बिना चिंगारी के आग लगती है क्या? दोनों हाथ से ताली बजती कि एक हाथ से ताली बज जाएगी? एक्शन का अगर रिएक्शन भी मान लें तो क्या रिएक्शन वालों को ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जी? क्या एट द आटम पैटर्न का सिद्धांत जो एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, क्या वो लागू नहीं होना चाहिए? और फिर दूसरी चीज मैं पूछता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है उन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी, और अगर ना हिलाई होती तो चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर अनिल मैसी ने के जो हमारे चुनाव आयोग के मेंबर थे उन्होंने क्या किया? आप तो सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से फोर्जरी कर रहे थे, वो पकड़े गए और फिर वो इलेक्शन जो है दूसरे के पक्ष में गया। और मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं, ऐसे तमाम एविडेंसेस हैं। अभी आप देख लीजिए चुनाव आयोग ने जो बिहार में किया, चलते हुए इलेक्शन में 10,000 रुपए हर बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्या किया जा सकता है? लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने उसके साथ जो हमारी लोकसभा की सीट है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसके भी सीट को प्रभावित कर दिया। ओम बिरला जी बहुत अच्छे इंसान है लेकिन प्रेशर में काम करते हैं, वो उनको तो प्रेशर है कि हटा दिए जाएंगे। और लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद होता है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आपने जो पॉइंटर्स कपीश जी गिनाए हैं, मोनिका जी एक बहुत लंबा इंतजार नहीं, आपके पॉइंटर्स, आप ही के पॉइंटर्स से मैं आगे सवाल करूंगी। जी आप बात पूरी कीजिए। हम फिर कर लीजिएगा। हाँ, मैं केवल पार्लियामेंट पे और पार्लियामेंट अफेयर्स पे ही बोल रहा हूँ। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 93 पढ़ रहे हैं इस देश के संविधान का, जो कहता है कि लोकसभा गठित होने के बाद जब लोकसभा के अंदर कार्यवाही होगी तो उसमें एक स्पीकर का चुनाव और एक डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। जा सकता है, नहीं जाएगा। आपने बताइए मोदी जी के किसी भी गवर्नमेंट में ठीक है डिप्टी स्पीकर नहीं सुन ले, डिप्टी स्पीकर का पद देखा? आर्टिकल 95 इस बात को कहती है कि डिप्टी स्पीकर के ना, जब स्पीकर काम नहीं होगा अपने चेयर पे तो डिप्टी स्पीकर ही देखेगा, और जब डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा तब किसी व्यक्ति को चेयर पे बैठाया जाएगा। जी। तो और ये परंपरा स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा रही है पिछले 75 सालों में से। मोदी जी का शासनकाल हटा करके आप देख लीजिए कि हमेशा विपक्ष का जो सांसद है वही डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठता है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के संविधान की हत्या है। कौन कर रहा है? ओम बिरला जी खुद ही अपनी बात कहते हैं, फिर कहते नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। ये तो पार्लियामेंट के अंदर कहिएगा, उनका कई वीडियो दिखा दूंगा और भेज दूंगा, देखिएगा कि कैसे लोकतंत्र की हत्या करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनको जो है विपक्ष की नेत्रियों से खतरा है, वो दांत काट लेंगी, और इसलिए वो नहीं आए। ये क्लेरिफिकेशन देने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं होता है। बताइए किस आधार पर उन्होंने कहा? तो संवैधानिक तौर पर आप जिस तरीके से जो पॉइंटर्स रख रहे हैं कपीश जी, वो वाकई में इन्हीं पॉइंटर्स को हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा के लिए। जो पॉइंटर्स यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से रखे गए हैं, ये एक अहम सवाल यहाँ पर खड़े करते हैं कि क्या लोकतंत्र की हत्या यहाँ वाकई में की जा रही है, और क्या संसद को सरकार ने कैप्चर कर लिया है? क्या ये जो विपक्ष के आरोप है वो पूरी तरीके से सही है, या फिर विपक्ष की अपनी एक कहानी है सरकार को घेरने के लिए? निरंजन पौदार जी के साथ ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, चर्चा जारी रहेगी। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की, जो अब इस वक्त एक सियासी अखाड़ा बन चुका है। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं बीजेपी की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की तरफ से, निरंजन पौदार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। माफी के साथ सर आपको बहुत वेट करना पड़ा, बहस इतनी गर्मा गर्म हो गई थी, पर अब आप ही के पास सीधे आते हुए सभी पक्षों की बात आपने बहुत ध्यान से सुनी, संयम के साथ सुनी, और विशेष तौर पर कपीश जी ने जो सिलसिलेवार तरीके से तमाम पॉइंटर्स रखे हैं, उसके बाद मैं ये सवाल करने को मजबूर हो गई हूं आपसे कि क्या ऐसा लग रहा है जो पॉइंटर्स विपक्ष की तरफ से रखे जा रहे हैं, सरकार ने मानो जैसे संसद पर कब्जा कर लिया हो?
क्या ये सच है कि भाई संसद को वाकई में अपने तरीके से चलाया जा रहा है? जो विपक्ष के आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, या फिर ये विपक्ष का सिर्फ राग है और असल में जब विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है तब विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके ध्यान भटकाने की कोशिश करता है? एक राजनीतिक अखाड़ा संसद बन चुकी है। देखिए मोनिका जी, जो आपने मेरे से प्रश्न किया उसका तो मैं जवाब 1 मिनट बाद में देता हूं। पहले थोड़ा सा मैं अभी डिबेट के अंदर सुन रहा था और आपने कहा कि प्रधानमंत्री का पद गरिमामय पद होता है, तो मैं थोड़ा सा उस बारे में अपना विचार रखना चाह रहा हूं। देखिए ऐसा है कि एक होती है लोकशाही और एक होती है राजशाही। तो राजशाही के अंदर जो राजा होते थे वो ईश्वर का रूप माने जाते थे और उनकी आलोचना या उनके बारे में कुछ भी विरोध में कहना कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए परमात्मा का अपमान माना जाता था। लेकिन लोकशाही के अंदर प्रधानमंत्री का जो पद होता है ना, वो नेता सदन का होता है, वो नेता भारत का होता है। तो लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री पद आलोचना से परे नहीं है और वो आलोचना होती आई है। और अभी अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की, तो आपने देखा होगा कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को अभी तक भी कोसते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी सम्मानित प्रधानमंत्री थे। तो कहने का मेरा केवल इतना सा अर्थ है कि अगर भद्र भाषा में अगर प्रधानमंत्री को भी अगर आदमी अगर उनका भी विरोध करे, उनके बारे में भी अगर आलोचना करे, तो उसको आप ये मत मान के चलिए कि वो ईश्वर की आलोचना है। हाँ, बात अमर्यादित शब्दों की या असंसदीय शब्दों की है, तो वो तो आप प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं कर सकते, वो आप कपीश जी के लिए भी नहीं कर सकते, और वो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी भारत के सामान्य नागरिक के लिए भी अगर आप असंसदीय या अपमानित शब्द या समझ लीजिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं तो वो भी गलत माना जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर मेरा ये विचार था। अब रही बात सदन की, देखिए मैं मोनिका जी एक बात कहूंगा कि आज की जो वर्तमान राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, इनको देख करके मुझे लगता है कुछ लोभ उठा और कुछ लोहार उठा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ तो देखिए जिस तरीके से सरकार चतुर है या यूं कहें कि सत्ताधारी दल चतुर है, और कुछ विपक्ष कहीं ना कहीं त्रुटियां कर रहा है। अभी जैसे चर्चा चल रही थी, हमारा जो आज का प्रसंग है कि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया, इंपीचमेंट मोशन आया, तो देखिए सबको पता है कि विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, ये कई बार सरकार या विपक्ष सरकार को कहीं ना कहीं घेरने के लिए ये सब चीजें, क्योंकि हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है? वो इसलिए लाया जाता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जब चर्चा होती है तो विपक्ष बोलने के लिए स्वतंत्र होता है, और जो विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, वो उस समय किसी भी बात के ऊपर कोई भी मुद्दा अपना सदन के अंदर रख सकता है। अन्यथा जो जिस तरीके से सदन का सेशन चलता है मोनिका जी, उसके अंदर सदन नियमावली से चलती है। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव होता है उसके अंदर विपक्ष जो है अपनी सारी बातों को खुल करके वहां पे कह सकता है। लेकिन अब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि विपक्ष अगर उसके पास आती हुई फुलटॉस को भी अगर स्कोर में नहीं बदल पाता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष के पास तैयारी नहीं है विपक्ष। क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से विपक्ष मुद्दे लेके आता है, आपने देखा होगा कि रह करके मुद्दे बदलते रहते हैं। और अभी कुछ दिन बिहार के चुनाव के टाइम पे जिस तरीके से एफआईआर का मुद्दा विपक्ष लेकर के आया, बड़ा जोर शोर से उठाया, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, और उसके बाद में जिस तरीके से जनरल नरवणे का जो किताब थी, जो अप्रकाशित पुस्तक थी, उसका मुद्दा, आज कहीं ना कहीं वो मुद्दे सारे के सारे वो मुद्दे कहीं कोई चर्चा सुनाई नहीं दे रही। और आज नया मुद्दा एक जैसे समझ लीजिए जो आज अंतर्राष्ट्रीय जो अशांति है उसके ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर रत्ना पांडे जी को आपकी बात से आपत्ति है सर, अगर आप कहें तो पहले आपत्ति ले लें ताकि आप बातों में इंक्लूड कर पाए।
जी कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी को जो मेरी बात से आपत्ति हो सकती है, मैं अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, मेरा ये मानना है। रत्ना जी आऊंगी मैं आपके पास, पहले या तो उनको उनकी बात रखने देते हैं और फिर आप अपना कमेंट दे सकती हैं पूरा, देन उनसे रिवर्ट ले लीजिए। मेरा कोई बाहर कोई शादी वादी है, उसके अंदर बैंड बज रहा है, मैं तो 2 मिनट बाद में आ जाऊंगा, आप इनसे ले लीजिए एक बार ना। रत्ना पांडे जी फटाफट आप बताइए क्या आपत्ति है, और फिर निरंजन पोद्दार जी साथ में अपने जवाब में वो इंक्लूड कर लेंगे। पोद्दार भाई साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से ये समझाया कि विपक्ष समय समय पर मुद्दे बदलता है। अब क्या हम पिछले 3 महीने पहले ही ईरान और इजराइल के युद्ध के संकट की चर्चा करना शुरू कर देते? क्या हम ज्योतिषी हैं? हालांकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज्योतिष विद्या के पारंगत हैं। उन्होंने जनवरी में ही कह दिया था कि हमने ईरान वाले लोगों से कह दिया वापस आ जाओ, यानी उन्हें पता था कि ईरान में लड़ाई होनी है। कल भी संसद में कहा है, जयशंकर जी रोज चिल्ला रहे हैं कि मैंने तो जनवरी में कह दिया था भारत के लोग ईरान से आ जाए, जिन्हें आना था वो आए, जिन्हें नहीं आना वो नहीं आए। ये सब सनातन धर्मी ज्योतिषी हैं, पार्ट टाइम ज्योतिषी करते हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ जो सामने दिख रहा है सार्थक चर्चा की बात करता है। और परिस्थितियां अगर विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तो भारत पर प्रभाव पड़ रहा है। और मैं ही नहीं, मैं आम जनता की तरह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरह बहुत मजबूती से अपने देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं निरंजन पोद्दार जी, ठीक है, पक्ष क्या है। समझ गए रत्ना पांडे जी जो आप कहना चाह रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी इस बात को इंक्लूड करें बातों में। निरंजन पोद्दार जी कंटिन्यू, ओवर टू यू नाउ। हम ज्योतिषी नहीं हैं, हम मोनिका जी ऐसा मैम समझ गए, वो उनका जवाब भी पूरा उसी में, वो आपको जवाब दे रहे हैं इसी बात का और अपनी भी बात पूरी कर रहे हैं। हाँ देखिए ऐसा है मोनिका जी, फर्क पड़ता है आपकी सोच का और आपकी अप्रोच का। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, देखिए मेरे को, मैं एक पहले निवेदन कर रहा हूं कि मेरी पूरी बात का संदर्भ समझ लीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपको पता होगा कि पहले विपक्ष जो है वो राफेल का मुद्दा लेके आया, उससे पहले सूट बूट की सरकार का मुद्दा लेके आया, उसके बाद में वो हिडनबर्ग का मुद्दा लेके आया, पेगासस का मुद्दा लेके आया, और उसके बाद में, यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि बाकी के मुद्दे में आपको बता चुका हूं भाई। कहने का तात्पर्य मेरा यही है मोनिका जी कि आप ऐसे मुद्दे लाइए जो आप ये समझ लीजिए सर्वकालिक हो, यानी कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके ऊपर विस्तार से आप अध्ययन कीजिए। अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं मोनिका जी, अगर यहाँ पे अगर मैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को बुला करके बता दीजिए, केवल एक प्रश्न पूछूंगा, उनके पास किसी प्रकार का जवाब नहीं होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि जब तक आप मुद्दे की बारीकी नहीं ढूंढ पाएंगे, आप केवल इधर उधर की बातों करके और ऐसे मुद्दे बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको मुद्दों के ऊपर स्विच करना पड़ेगा और अगली बार दूसरा मुद्दा लेकर के आना पड़ेगा। पहले वाले मुद्दे पे आपको मार खानी पड़ेगी और जनता के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी मैं जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूं कि यूजीसी पे आपका क्या स्टैंड है। मैं ना तो यूजीसी के पक्ष में बोल रहा हूं, ना मैं यूजीसी के विपक्ष में बोल रहा हूं। यही काम विपक्ष कर सकता है कि ना तो यूजीसी के पक्ष में बोले, ना विपक्ष में बोले, केवल सरकार को पूछे कि यूजीसी के आपका स्टैंड क्या है। सरकार फंस के खड़ी हो जाएगी, मैं आपको गारंटी से लेकर दे रहा हूं। इनके पास एक ही जवाब होगा कि मामला कोर्ट में है। मैं इनसे ही, जब ये मेरे को बोलेंगे मामला कोर्ट में है, तो मैं दूसरा सवाल इनसे पूछूंगा कि मामला कोर्ट में तो चला गया, लेकिन सरकार ये यूजीसी का जो बिल लेके आई थी, सरकार इस बिल को सही मानती है ना? अगर सही नहीं मानती है तो लेके क्यों आई, और अगर सही मानती है तो हाँ करिए। अभी देखना ये फंस जाएंगे, ना उसके ऊपर हाँ कर पाएंगे, ना उसके ऊपर ना कर पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे हजारों मुद्दे में निकाल करके दे सकता हूं कि सरकार के पैरों के नीचे इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि उनके जूतों में खाने पड़ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज आप अमेरिका और ईरान के युद्ध के ऊपर कल को परिस्थितियां बदल गई और सत्ता पक्ष ने उसके ऊपर स्कोर कर दिया, आपका मुद्दा फैल हो जाएगा, सरकार उसके अंदर अपने नंबर बना के निकल जाएगी। आज तक जितने मुद्दे हैं उनके ऊपर यही तो है कि मुद्दा आप लेके स्कोर सरकार कर गई। तो भाई आपके जो वॉरियर हैं और आपका जो वॉर रूम है
उसको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि भारत की जनता किस चीज से कनेक्ट करेगी। निरंजन जी कपीश जी ने एक चिंगारी छेड़ी और मैं तारीफ करूंगी कपीश जी की कि जो उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से पॉइंटर्स रखे, उन्होंने डिबेट की दिशा ही बदल दी अपने पॉइंटर्स से, तो इस चीज में मैं उनकी सराहना जरूर करूंगी। अब आपने जो जवाब दिया उस पे सिर्फ रत्ना पांडे ही जी नहीं, अमरदीप त्रिपाठी जी को भी आपत्ति है, तो हम पहले अमरदीप त्रिपाठी जी की सुन लेते हैं। मैम अभी हम उनकी भी आपत्ति जानना जरूरी है कि सरकार को आखिर क्या दिक्कत है। जी अमरदीप त्रिपाठी जी। देखिए मोनिका जी अभी यूजीसी की बात कर रहे थे। देखिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा रहा है, लेकिन जो यूजीसी का कानून लाया गया, क्या विपक्ष के सांसदों के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया, सहमति नहीं दी गई? और मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष का स्टैंड क्या है? हाँ। विपक्ष के लोगों ने इस बात को नहीं जाहिर किया। मोनिका जी ये कतई तर्कसंगत नहीं है कि देखिए फिर लेके आए सरकार और जवाब मांगा जाए विपक्ष से, ये किसी को भी कहीं भी पानी के साथ भी नहीं निकला जाएगी ये बात। देखिए फंस गए ना, मैं इसीलिए कह रहा था बहुत सारे मामले हैं ऐसे। सुन लीजिए निरंजन जी, सुन लीजिए, आप विपक्ष से भी यही चीज पूछ सकते थे। विपक्ष ने भी इस बात को नहीं जाहिर किया ओपन प्लेटफॉर्म पर कि वो यूजीसी के साथ में है या नहीं है। प्रधानमंत्री सरकार चुनी है, मैंने विपक्ष थोड़ी चुना है। सुन लीजिए, मुझे एक बात बताइए, मैंने सरकार के अंदर बात सही है अमरदीप त्रिपाठी जी, बात सही है, हमने सरकार चुनी है, विपक्ष नहीं चुना है। विपक्ष ऑटोमेटिकली जो रह गया वो विपक्ष के पाले में चला गया। वोट देकर सरकार चुनी है तो हर मुद्दे पर सबसे पहला सवाल सरकार से ही होगा। बात निरंजन जी की ठीक है। मोनिका जी सरकार जो है यूजीसी का बिल लेकर आई, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो मैं उनसे पूछूंगा, कांग्रेस सरकार में आएगी मैं इनसे पूछूंगा। सुन लीजिए भाई, सरकार बिल लेकर आ रही थी, ये बात तो आप जानते हैं। इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो निश्चित रूप से सरकार इस बिल के पक्ष में आप ये कहना चाह रहे हैं ना। सुन लीजिए, और दूसरी बात देखिए, अभी जिस प्रकार से डॉक्टर रत्ना पांडे जी कह रही थी, सर रत्ना पांडे जी को छोड़िए, रत्ना पांडे जी को छोड़िए, प्रधानमंत्री जी से गृह मंत्री जी से एक बार ये कहलवा दीजिए सरकार पक्ष में है। नहीं मोनिका जी जवाब दे देता हूँ ना। देखिए रत्ना पांडे जी ने जिस प्रकार से अभी बात कर रही थी, रत्ना पांडे जी को छोड़ दीजिए, मैं तो कह रही हूँ रत्ना पांडे जी को छोड़ दीजिए, निरंजन जी की बात पर आ जाइए। नहीं, हम निरंजन जी की बात का जवाब दे दिए। देखिए यूजीसी का जब कहा दिए, वो कह तो रहे हैं कि स्टैंड क्या है बता दीजिए। स्टैंड नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला। देखिए जो मैं तो केवल मोनिका जी मैं क्वेश्चन को दोबारा दोहरा देता हूँ, एक मिनट में दोबारा सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। मैंने भी आपसे सवाल किया था तो आप विपक्ष की कार्यप्रणाली पर आ गए थे। सरकार यूजीसी का बिल लेकर के आई थी, सरकार उस बिल को सही मानती है या गलत मानती है, मैं पूछना चाहता हूँ। अमरदीप जी देखिए निरंजन जी, हमने कहा कि अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव होगा। समय की कमी है तो वापस मेरे को अपने टॉपिक पर एक बात और पूछना चाहता हूँ, जल्दी फिर हम अपने विषय पर लौटेंगे। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के सॉलिसिटर जनरल खड़े होंगे, वो जवाब देंगे, वो यूजीसी के फेवर में बोलेंगे या उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, ये पूछना चाहता हूँ। जी अमरदीप जी। निरंजन जी हमने क्या कहा, हमने कहा सरकार जो है यूजीसी का कानून लेके आई थी जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों की सहमति थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव निर्णय होगा निश्चित रूप से सरकार उस पर अपील करेगी, अमल करेगी। देखिए अमरदीप त्रिपाठी जी बात सही है, बात सही है जो निरंजन जी कह रहे हैं, और वही मैंने डिबेट शुरू होते ही पहला सवाल जब आपसे किया था, मैंने भी आपको यही कहा था कि पक्ष का कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जिनका माइक म्यूट किया गया हो। और उसी बात को कपीश जी ने भी दोहरा दिया कि क्या विधूड़ी साहब का माइक म्यूट किया गया था जब उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किए थे, किस तरीके से गाली गलौज और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो मैं शायद यहाँ गारंटेड रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या उनका माइक म्यूट किया गया था? पहली बात, कोई भी पक्ष का नेता आप नहीं बता पाए हैं, इसीलिए क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये सवाल उठ गया। दूसरा, वापस अपने विषय पर भी ले आती हूँ, वो सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा ताकि हम विषय पर लौट आए। डिप्टी स्पीकर क्यों नियुक्त नहीं हुआ है जबकि वो एक संवैधानिक हक है और एक संवैधानिक प्रक्रिया है? देखिए मोनिका जी, अभी कपीश जी ने भी इस बात को दोहराया कि आर्टिकल 93 जो है यह निर्धारित करता है कि स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 93 में कहीं नहीं लिखा गया है कि किसी सीमा के अंदर जो है
कोई डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होनी चाहिए। 1998 में 12वीं लोकसभा के दौरान 269 दिन जो है डिप्टी जो है स्पीकर का पद खाली था, और डिप्टी स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों के सहमति के दौरान होती है, उसके बाद होती है, वह एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। नंबर वन। दूसरा बात देखिए, पक्ष का कोई भी सांसद जो है माइक तोड़ने का गूगल चाचा का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है सर, थोड़ा सा गूगल चाचा का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि मैं शब्दों को करेक्ट कर सकूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 दैट मींस आर्टिकल 93 लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को चुनने का संवैधानिक अधिकार और अनिवार्य कर्तव्य देता है। ठीक है, अब बताइए आगे। अनिवार्य कर्तव्य देता है। मोनिका जी, शायद आपने मेरी बात को पूरी तरीके से नहीं सुना। मैंने कहा कि आर्टिकल 93 जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनने का एक प्रावधान जो है नियुक्त करता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन आर्टिकल 93 में कहीं नहीं लिखा गया है कि एक सीमा के अंदर जो है डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होनी चाहिए, और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति के लिए पक्ष और विपक्ष की जो है दोनों का जो है स्वीकारता होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए। सर, संवैधानिक अनिवार्यता मैं आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दूंगी। संवैधानिक अनिवार्यता इसी आर्टिकल की, लोकसभा के गठन के बाद सदन को यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष का चयन करना होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ सर, गूगल पे बेसिक व्यूअर यही जानकारी लेगा गूगल से। मोनिका जी, सुन लीजिए, 1998 में 12वीं लोकसभा के दौरान 269 दिन डिप्टी स्पीकर का पद खाली था, आप चेक कर लीजिएगा। कपीश जी से एक मिनट इस पर टेक ले लेते हैं एक, और फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा इस पर, क्योंकि मेरे पास अभी बैक टू बैक आप ही से सवाल है। कपीश जी फटाफट से बात बताइए, क्योंकि आप ही ने ये मुद्दा उठाया था। जी जी कपीश जी, मैं एक बात इस वक्त पूछ सकता हूं, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए बोलिए। आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। देखिए हमने बहुत स्पष्ट ये बात कही थी कि उसमें संवैधानिक कर्तव्य है इस बात का कि आप चुने। अगर आप नहीं चुनते हैं तो ये अन्यत्र है, और ये कह रहे हैं कि चूंकि 200 कुछ दिन तक फलां के शासनकाल में नहीं चुना गया इसलिए साहब हम 12 साल नहीं चुनेंगे। इनका कहना तो यही है। तो आप संविधान को फाड़ के फेंक रहे हो। कोई रीजनेबल कॉज होना चाहिए ना। 297 दिन का आप पूछ लिए होते आपने क्यों नहीं चुना था जिस समय सत्र चल रहा था। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ कि जब से मोदी जी आए हैं तब से क्यों नहीं है, जो कि संवैधानिक चीज है। और मुझे आप एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे कि पहले दिन जब लोकसभा सत्र शुरू हुआ जयशंकर जी स्टेटमेंट दे रहे थे, उसी के बीच में हंगामा हो गया। ये मांग रहे थे कि आप अभी स्पीकर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव की जगह इस पर चर्चा हो जाए। हमें बताओ किस संविधान के अनुच्छेद में या संसदीय कार्य नियमावली के अंतर्गत कहां दिया हुआ है 14 दिन के बाद ही 14 दिन की नोटिस होती है, और उसके बाद जब सत्र होता है तो उसके 10 दिन के अंदर आपको उस पर बहस करनी होती है। अगर कोई ऐसा मुद्दा जो आपातकालीन मुद्दा है, अगर ये युद्ध विश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो रहा है जिसमें हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको सर्वोपरि मान करके सबसे पहले इस पर चर्चा की जानी चाहिए। और माफ कीजिएगा, लोकतंत्र का मंदिर जो संसद है इसमें चर्चाएं होती हैं, इसमें स्टेटमेंट और बयान नहीं जारी किया जाता। ये पत्रकार वार्ता नहीं है आपके तो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो प्रेस वार्ता नहीं करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे। मैं तो एक बात कह रहा हूं, आपने एस जयशंकर से स्टेटमेंट दिला दिया, चर्चा क्यों नहीं की। ये तो चर्चा का मंदिर है ना। क्या आपको हमारे सजेशंस नहीं लेने होते हैं? क्या हम आपको आईना दिखाएंगे तो आप अपने कार्य में सुधार नहीं कर सकते हैं? क्या ये देश सिर्फ सत्ता पक्ष का होता है, विपक्ष का नहीं होता है? तो ये आपकी जो अमूलचूल कमियां हैं उसको आप विपक्ष के ऊपर कवर अप ना करें, उनके ऊपर ना डालें। और मैं एक बार बार कहता हूं कि अगर नर्मदे साहब की किताब प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन उस किताब में ये लिखा है ना, नर्मदे साहब के ऊपर क्यों नहीं मानहानि कर दी है अगर बात गलत लिखी हुई है। भले प्रकाशित ना हो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस हो चुका। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक एडवोकेट हूं, मुझे मालूम है मानहानिकारक कथन कहां और कैसे होता है। तो मैं तो इस बात को आपको पूछ रहा हूं कि चीन के अंदर जब भी जो भी मामला था, क्या वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है? अगर विपक्ष उस पर बात करेगा तो क्या अतिरेक हो जाएगा? ऐसा नहीं है।
अगर F-16 फाइल के ऊपर अगर हरिदीप पुरी जी से पूछा जा रहा है तो उनको बताना चाहिए। अगर कोई ईमेल इस तरीके का है, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे विश्व में ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक में इस्तीफे हो रहे हैं। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अपने ही ट्रंप को जो है कटघरे में खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से वो टैरिफ हमारे ऊपर लाद रहा था, जिस तरीके से आप देखिए वो असंवैधानिक है, अमेरिका के संविधान के विरुद्ध है। तो ये सारी चर्चाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? और हमारे साहब एक चुप हजार चुप क्यों हैं? हमारे साहब एक चुप हजार चुप क्यों हैं? तो इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। तो लोकसभा का सत्र भारत के पक्ष में फायदे में क्या है इसको देखना चाहिए, ना कि सरकार के पक्ष में कौन कौन से मुद्दे हम उसी पे कराएंगे वरना नहीं फाइनल करेंगे। कमेंट्स के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना चाहूंगी। फाइनल कमेंट्स अमरदीप जी, ओनली 40 सेकंड्स, फटाफट से फाइनल कमेंट्स। देखिए मोनिका जी, जब जो है हमारे विदेश मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं कि हमने जनवरी में बता दिया था कि स्थिति खराब होने वाली है, तो डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता कहती हैं कि हमारे विदेश मंत्री जो है ज्योतिषी थे। और कोरोना काल के पहले जो है राहुल गांधी जब कहते हैं कि स्थिति खराब होने वाली है, उस पर भी थोड़ा गौर फरमा लीजिएगा। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। ये दूरदृष्टता है हमारे विदेश मंत्री की कि जो है स्थिति को आकलन करना, और ये बहुत अच्छी बात है। ये मजबूत लोकतंत्र का पहचान है और मजबूत नेता की पहचान है। सर, वॉर हो रहा है, इसका आकलन कर लिया गया और इस बीच प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं। हालांकि ये चर्चा भी बहुत आगे जा सकती है क्योंकि गहन चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत माफी के साथ सभी से माफी। कार्यक्रम को यहाँ मुझे विराम देना होगा, समय की बहुत पाबंदी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहस को एक मानो जैसे नई धुरी मिल गई हो। उम्मीद करते हैं कि जनता तक जो जवाब है वो पहुंचे होंगे, लेकिन ये चर्चा आज अधूरी जरूर रह गई क्योंकि जब सवाल अभी कई थे और उनका जवाब लेना भी बाकी था, लेकिन समय की कमी। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।